नमस्कार, सुप्रभात, प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन परिचय के विषय में पढ़ेंगे और आरंभ करते हैं। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार इतिहास प्रसिद्ध देशद्रोही अमीचंद के कुल में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को काशी में हुआ। बेटा, ये पहला वाक्य जो है, इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि एक वंश परंपरा में एक ही जैसे लोग पैदा हों ये आवश्यक नहीं है। और इसी क्रम में यह भी बताया जा रहा है कि जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, ठीक उसी प्रकार से इतिहास प्रसिद्ध देशद्रोही अमीचंद। बेटा, ये अमीचंद वही है जो प्लासी की लड़ाई में जब अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हो रहा था, तो ये इस व्यक्ति ने सेटिंग कराई थी, या कहिए कि बेटा मीडिएटर का काम किया था। और मीर जाफर नाम का जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, वह इस युद्ध में शामिल न हो, इस बात के लिए मीर जाफर को धन दिया गया था और नवाब बनाए जाने का लोभ दिया गया था। यह धन देने और लोभ देने का कार्य जिस व्यक्ति ने मध्यस्थता के रूप में, मीडिएटर के रूप में जिसने कार्य किया था, वह अमीचंद थे। उन्हीं अमीचंद के वंश परंपरा में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को काशी में हुआ। पिता गोपाल चंद गिरधर दास एक प्रसिद्ध कवि और सफल व्यापारी थे। तब बताते हैं कि इनके पिताजी, जो गोपाल चंद उनका मूल नाम था और गिरधर दास नाम से कविताएं लिखते थे, एक प्रसिद्ध कवि भी थे और साथ ही साथ एक सफल व्यापारी थे। परिवार पर माता लक्ष्मी और सरस्वती की कृपा एक समान थी। इनके परिवार पर माता लक्ष्मी की और सरस्वती जी की कृपा एक समान थी, यानी विद्या और धन दोनों परिवार में था। कहते हैं कि बड़ा संपन्न परिवार था। यहाँ तक कि कहा जाता है कि बेटा भारतेंदु जी के पिताजी स्नान करने जाते थे गंगा, तो सिक्के लुटाते हुए जाते थे और सिक्के लुटाते हुए आते थे। हरिश्चंद्र जब मात्र 5 वर्ष के थे, तब उनकी माता का देहांत हो गया। विमाता बेटा जब भारतेंदु जी 5 वर्ष के थे, तब उनकी माता का देहांत हो गया। बेटा उनकी माता का नाम पार्वती देवी था। माता पार्वती देवी का देहांत हो गया। विमाता मोहन बीवी से उन्हें माता का स्नेह नहीं मिला। उनकी जो विमाता थी, सौतेली माँ थी मोहन बीवी, उनसे उन्हें माता का वह स्नेह नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और बालक हरिश्चंद्र का पालन पोषण तिलकधारी और काली कदमा नामक दास दासी ने किया। और बेटा ऐसी स्थिति में उनका जो भी पालन पोषण था, वो तिलकधारी नाम का एक नौकर और काली कदमा नाम की एक नौकरानी ने किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा क्वींस कॉलेज वाराणसी में संपन्न हुई, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु के कारण भारतेंदु ने 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर सके। बेटा कि पिता की असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण भारतेंदु जी हरिश्चंद्र जी केवल 5वीं कक्षा तक ही पढ़ सके, इसके आगे उनकी पढ़ाई संपन्न नहीं हो सकी। आगे उन्होंने स्वाध्याय द्वारा अनेक भाषा और विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। बेटा उन्होंने स्वाध्याय द्वारा, घर पे खुद अध्ययन द्वारा अनेक भाषाओं का और विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद से प्राप्त किया। और बेटा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान उन्होंने राजा शिव प्रसाद सिंह, जिन्हें अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी थी, इनसे प्राप्त किया। बेटा ये राजा शिव प्रसाद सिंह प्रारंभ में तो गुरु रहे, लेकिन बाद में राजा शिव प्रसाद सिंह की जो अंग्रेजों के प्रति
एक पक्षनिष्ठ साथी, यानी बेटा भारतवर्षियों का, भारतवर्ष के लोगों का कितना भी अहित हो रहा हो, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध या अंग्रेजी व्यवस्था के विरुद्ध राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद कुछ भी नहीं बोलते थे। इस बात को लेकर के भारतेंदु जी में और राजा साहब में बाद में मतभेद भी रहा, और ये मतभेद बेटा इतना बढ़ा कि इन्हीं की इस उपाधि में बेटा, जिसमें सितारे हिंद है यानी भारत का तारा, उसके ही विरोध में, उसके ही प्रत्युत्तर में काशी के लोगों ने हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु यानी भारत के चंद्रमा की उपाधि दी। आगे इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे भी। अभी चलते हैं आगे बेटा। हरिश्चंद्र का विवाह मन्नो देवी से संपन्न हुआ। बेटा कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र जी का विवाह मन्नो देवी से संपन्न हुआ, लेकिन हरिश्चंद्र का मन गृहस्थी से अधिक रंगमंच, साहित्य और देशाटन में कह रहे हैं। लेकिन बेटा हरिश्चंद्र जी का, भारतेंदु जी का मन गृहस्थी में कम लगता था। पत्नी से वो मत की समानता नहीं बन सकी थी जो बननी चाहिए थी, इसलिए कहीं न कहीं बेटा वो नाटकों में, रंगमंच यानी जो नाटक होते हैं वो, साहित्य और देशाटन, बेटा देश को घूमने की बड़ी ललक थी, पूरा देश घूम लेना चाहते थे। कभी जगन्नाथपुरी तो कभी जयपुर तो कभी लखनऊ, कभी मथुरा घूमा करते थे, कश्मीर भी घूम आए थे। लेकिन हरिश्चंद्र का मन गृहस्थी से तय हो गया था। ठीक परिणाम यह हुआ कि एक तरफ आर्थिक क्षति होती गई। कहना बेटा परिणाम यह हुआ कि एक तरफ आर्थिक क्षति होती गई, व्यापार पे ध्यान कम था, साथ ही साथ इतने उदार थे कि जो भी जाता था उसकी मदद करते थे, और बदले में सामने वाला विश्वासघात करता था, इसलिए आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर भी होती गई। तो दूसरी तरफ साहित्य और समाज, कर्नाटक, तभी दूसरी तरफ क्या देखा गया कि साहित्य और समाज सेवा में भारतेंदु जी की श्री वृद्धि भी हो रही थी। यानी बेटा एक तरफ हानि हो रही थी धन की, लेकिन मान की, सम्मान की वृद्धि हो रही थी। हरिश्चंद्र ने साहित्य और भाषा के प्रचार सुधार के उद्देश्य से साहित्य, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी और हरिश्चंद्र चंद्रिका, बेटा जो प्रारंभ में हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से निकलती थी, बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका, पत्रिकाओं का प्रकाशन व और संपादन किया। कहना बेटा ये सारे काम उन्होंने किए। हिंदी भाषा और साहित्य का प्रचार हो, साथ ही साथ समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों का भी अंत हो, इन सारे उद्देश्यों से उन्होंने क्या किया, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी और हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन दोनों कार्य किया। सन 1880 को सार सुधा नीति पत्रिका के माध्यम से, बेटा सन 1880 में एक पत्रिका जो प्रकाशित हुआ करती थी उस समय, जिसका नाम था सार सुधा निधि। इस पत्रिका के माध्यम से काशी के लोगों ने, बनारस के लोगों ने भारतेंदु जी को, हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की यानी भारत के चंद्रमा की उपाधि प्रदान की। नाटक विधा को परिमार्जित करने के लिए भारतेंदु नाट्य मंडल की स्थापना की। बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नाटकों में बड़ी रुचि रखते थे, नाटक खेलने का बड़ा उन्हें शौक हुआ करता था, और उस समय हिंदी नाटकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पारसी थिएटर अपने चरम पर था। पारसी थिएटर में चाहे पौराणिक नाटक हो, चाहे अरबी परंपरा के लैला मजनू जैसे नाटक हो, सबको एक जैसे किया जाता था। यानी सत्यराजा हरिश्चंद्र नाटक भी अगर पारसी थिएटर में होता था तो राजा हरिश्चंद्र भी उसमें उठ करके नाचा करते थे, और ये सारी चीजें, कहीं विश्वामित्र नाच रहे हैं, इस तरह की चीजें बेटा भारतेंदु जी बड़ी इसकी निंदा करते थे और कहते थे कि ये भारतीय सभ्यता संस्कृति को ठीक तरीके से नहीं दिखाया जा रहा है इन नाटकों में। इसलिए उन्होंने खुद अपनी नाट्य मंडली स्थापित की और उसके माध्यम से हिंदी नाटकों में गंभीर नाटक या हास्य के नाम पर फूहड़ हास्य न रख करके संवेदनपूर्ण हास्य की परंपरा उन्होंने प्रारंभ की। आगे देखते हैं बेटा। 6 जनवरी 1800
ईस्वी को क्षय रोग के कारण इस आधुनिक हिंदी के जनक और युग प्रवर्तक साहित्यकार का असामयिक निधन हो गया, लेकिन अपने शब्दों के माध्यम से साहित्य रसिकों के बीच वे सदैव अमर रहे। 6 जनवरी 1885, 35 वर्ष से भी कम आयु भारतेंदु जी की रही और इस कम आयु में उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया और इसी का यह परिणाम रहा कि बेटा आगे चल करके उनके नाम पर भारतेंदु युग रखा गया और भारतेंदु युग की बेटा जो सीमाएं हैं वो भारतेंदु जी के जीवन काल से अधिक है। यानी बेटा भारतेंदु जी तो मात्र 35 वर्ष तक ही जी सके या उससे कम जिए, लेकिन बेटा भारतेंदु युग का साहित्य में जो काल निर्धारण होता है वह 50 वर्षों का होता है, 1850 से लेकर के 1900 तक। आगे देखते हैं बेटा इनकी रचनाओं को। भारतेंदु जी की जो रचनाएं हैं बेटा उनमें प्रमुख रचनाओं में काव्य रचनाओं की चर्चा करते हैं। भक्त सर्वस्व, प्रेम मालिनी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रायः इनकी कविताओं के शीर्षक में मिलते हैं, ठीक है। होली, मधुमुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, दान लीला, तन्मय लीला, सुमनांजलि, उत्तरार्ध भक्तमाल, भारत वीणा, श्रृंगार सतसई, वैजंती, ये सारी रचनाएं बेटा ब्रज भाषा में है। भारतेंदु जी ब्रज भाषा के बड़े सुंदर कवि माने जाते हैं, ब्रज भाषा में बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है। लेकिन उनकी अपनी मान्यता थी कि कविता में खड़ी बोली का प्रयोग भी होना चाहिए, इसलिए उन्होंने खड़ी बोली में भी कुछ पुस्तकें लिखी, कुछ काव्य ग्रंथ लिखे जिसमें फूलों का गुच्छा और नए जमाने की मुकरियां ये दोनों आती हैं। बेटा मुकरियां खड़ी बोली विधा में ही लिखी जाती थी और मुकरियों की हिंदी में शुरुआत अमीर खुसरो साहब ने की थी। इसी प्रकार से बेटा दो काव्य संग्रह उनके हास्य प्रधान है, हास्य व्यंग प्रधान है, जिसमें बंदर सभा और बकरी बिलाप ये आते हैं। इसके बाद बेटा नाटकों की बात करते हैं तो उनके नाटकों में दो तरह के नाटक आते हैं, एक मौलिक और दूसरे अनुदित। मौलिक यानी जो खुद उनके अपने लिखे हुए हैं, अनुदित यानी जो दूसरे भाषाओं के नाटककारों के नाटकों का उन्होंने अनुवाद किया है। मौलिक नाटकों में देखते हैं बेटा वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, विशस्य विषमोषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप, ये बेटा मौलिक है। इसके अलावा विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, धनंजय विजय, ये अनुदित नाटक है बेटा। इसमें से कुछ संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं के नाटक हैं जिनका उन्होंने अनुवाद किया। अब गद्य की बात करते हैं तो बेटा गद्य में उनके द्वारा लिखे गए साहित्यों में सरयू की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, ये दोनों यात्रा साहित्य की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, इसे आत्मकथा के तौर पर रखते हैं। दिल्ली दरबार दर्पण, ये बेटा दिल्ली में जब दिल्ली में राजधानी परिवर्तित की गई कलकत्ते से, तो उस समय वहां पर एक दरबार लगाया गया और वहां की जो सारी चीजें थी उसका यहाँ पर वर्णन है। इसी प्रकार पूर्ण प्रकाश, लेवी प्राण लेवी, चंद्रप्रभा, नाटक कश्मीर सुषमा, कश्मीर कुसुम, सॉरी, आगे है स्वर्ग में विचार सभा, सुलोचना, हिंदी भाषा, जातीय संगीत, संगीत सार, मदालसा, परिहास, प्रवंचक, लीलावती, हमीरहट, कालचक्र, ये
गद्य रचनाएं हो गई। और बेटा इस प्रकार से हम लोगों ने भारतेंदु जी के जीवन परिचय का अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत।